अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई। इजलास में शेख वक्कास अकरम ने जुनैद अकबर की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए, जबकि शेख वक्कास अकरम ने मुतालबा किया PAC की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कहा कि उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कहा कि वो अपनी हद तक सबको जवाब देने को तैयार हैं। शेख वक्कास अकरम ने जुनैद अकबर की कारकर्दगी को मायूसकुन कहा। पार्टी ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कहा कि सियासी खाना बदोश हमारी कारकर्दगी पर जुमला ना कसें। जुनैद अकबर ने वक्कास अकरम से कहा कि 1 साल में आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, जबकि जुनैद अकबर ने कहा जमशेद दस्ती मेंबर भी ना थे, फिर भी उनका मामला उठाया गया। अब इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इख्तलाफात सामने आए, खास तौर पर शेख वक्कास अकरम और जुनैद अकबर के हवाले से। ये इख्तलाफात किन बातों पर सामने आए और इसको किस तरह एड्रेस किया गया? देखिए, जो लोग ये खबरें बाहर लीक करते हैं या बाहर करते हैं, तो जो लोग बाहर खबर निकालते हैं, ये पता नहीं उनकी पूछ ले कि कौन ये खबर लेके आता है कि वहाँ इख्तलाफ है। पार्लियामेंट्री पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं है। ना पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मीटिंग में कोई रिजर्वेशन कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी पे शो की है, ना हमने कभी उसका जिक्र किया है। पार्लियामेंट्री पार्टी का सारा डोमेन ही यही है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को कैसे कंडक्ट किया जाए, उसके सिलसिले में हम मीटिंग करते। इस मरतबा जो मीटिंग मैंने कंडक्ट की थी, मैंने प्रिजाइड ओवर किया था, हमने स्पेसिफिकली उसको रिक्वेस्ट की थी, स्पेशल रिक्वेस्ट पे वजीर आला साहब भी आए थे, और हमने उन सबको ये बताया कि ये खान साहब की हिदायत है, असम्बली से बॉयकॉट करना है, ये असम्बली के कमेटी से इस्तीफा देना है। ये चीजें हमने डिस्कस कर दी। मजीद कोई इख्तलाफ लोग बाहर निकाल देते। हाँ, हमारा एक जरूर होता है, इख्तलाफ राय जरूर होता है। हमारे पास जब कोई बात हम करते हैं तो हम डिक्टेटोरियल और किंग पार्टी नहीं है, नई लोगों पे प्रेस करते हैं कि आप एक खास मौजू पे बात नहीं कर सकते। हम एक एजेंडा रख लेते हैं, उस पे लोग जब वैसे साहब हमारी तो जुनैद अकबर साहब के करीबी जराए से बात हुई, उन्होंने इख्तलाफात की तरदीद नहीं की है। क्या हुआ जी? हमारी जुनैद अकबर साहब के करीबी जराए से बात हुई, उन्होंने इख्तलाफात की तरदीद नहीं की। नहीं सर, देखिए, मैं नहीं कहता कि कोई इख्तलाफ है। देखिए, लोग तो 1 पॉइंट एजेंडे पे तो नहीं चलते, लेकिन मैं कहता हूँ इख्तलाफ राय जरूर होता है, लेकिन जब हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हम फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने जिस चीजों का ऐलान किया था वो ये था कि पार्टी से हम आएंगे, एहतजाज करेंगे, फिर बाहर आएंगे, असम्बली बाहर लगाएंगे। ये खान साहब की हिदायत थी। कमेटियों से हम इस्तीफा देंगे और कमेटियों से हमने इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन का जो बाय इलेक्शन हो रहे हैं उसके बॉयकॉट करेंगे, वो भी हमने कर दिया। ये चंद चीजें ऐसी है जो पार्लियामेंट्री पार्टी डिस्कस करती है। हमारा कोई इख्तिलाफ अंदर न था, न किसी है न मेरे इल्म में। अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिक पॉइंट का जिक्र करते तो मैं आपको जरूर बताता कि उस पर किसी की राय क्या थी। हाँ, राय मैंने आपको कहा कि मैं कभी किसी को नहीं रोकता कि आप किसी पॉइंट पे बात ना करें। वो जिस पॉइंट पे बात करते हैं मैं नोट कर लेता हूँ, लिखते हैं हम, लेकिन जब डिसीजन लेते हैं कि ये खान साहब की हिदायत की लाइट में क्या कुछ डिसीजन हमने लेना है, वी स्ट्रिक्टली गो बाय इट, फिर उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। वैसे साहब, आप लोगों ने इस्तीफे जो दिए वो अभी तक मंजूर नहीं हुए, तो क्या ये चांस है कि आप लोग इस्तीफे वापस लें और कमेटी में वापस चले जाएं? मैं उस बात की सख्ती से तरदीद करता हूं कि हमने कभी स्पीकर को अप्रोच किया या उनको कहा हुआ है कि हमने इस्तीफे तो दिए हैं बहरहाल, बट आप मंजूर न करें। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे सामने खान साहब की हिदायत जब आ जाती है तो ये तो कमेटी है। अगर खान साहब की हिदायत आई कि आप नेशनल असम्बली से इस्तीफे दे दें, हम वो भी करेंगे, उसमें भी वो ले तो लॉल नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि हमने उनको कहा कि हमारे इस्तीफे मंजूर न करे, ये बिल्कुल गलत बात है और मैं उसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि आज आपने बायकॉट किया असेंबली सेशन का, तो क्या इस्तीफे भी दे सकते हैं आप तमाम सीटों से, क्योंकि आपका एतमाद तो नहीं रहा असेंबली में, आपने बायकॉट किया? देखो, बॉयकॉट के हद तक हमारा फैसला था और बॉयकॉट मैंने आज रीजंस भी दिए कि क्यों हम बॉयकॉट कर रहे थे। कि असेंबली में बैठे 180 सीटों के साथ जीते थे, 91 के साथ बैठे, 76 के पास आए, और इसके बावजूद ना आप हमें सुने, ना फिर आप हमारी आवाज को भी दबाए, फिर आप हमें स्पेस भी ना दे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर खान साहब के ऊपर केसेस भी हो, आप उनको कन्विक्ट भी करें, आप उनको वकील को एक्सेस ना दे, फैमिली को एक्सेस ना दे, तो ऐसी सूरत हाल में तो हमने ये फैसला करना था। फिलहाल हमारा फैसला इस हद तक है
कि हमने सिर्फ और सिर्फ असम्बली का बॉयकॉट करना है, बाकी फिलहाल असम्बली से इस्तीफे का कोई फैसला नहीं हुआ। वैसे साहब, जो अदम एतमाद है इमरान खान का, क्या वो बायकॉट के जरिए ही शो किया जाएगा या फिर, क्योंकि एहतजाजी सियासत का तो अब जिक्र नहीं किया जाता, तो क्या कोई ऐसा प्लान हो रहा है कि कोई बड़ा जलसा होगा या कोई एहतजाज होगा, वो जो तहफ्फुज़ात है उसको उसमें रखा जाएगा? नहीं, देखिए, वो जो जलसा हमने तो करना है सितंबर में हम करेंगे और हम अभी तक अनाउंस कर चुके होते, लेकिन अनाउंसमेंट हमने इसलिए रोका कि आपको मालूम है कि आज भी क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, केपी में भी सैलाबी सूरत हाल अभी ख़त्म नहीं है और इसी तरह पंजाब की ज़्यादातर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ख़त्म नहीं है और इवन सैलाब आगे सिंध की तरफ बढ़ रहा है। और हमने जो जलसे का ऐलान किया था उसमें सारे पाकिस्तान से हमारे वर्कर, सपोर्टर और लोग आएंगे, तो इसलिए हमने उसका अनाउंस नहीं किया। जलसा हमारा सितंबर में ज़रूर होगा और ये इस किस्म की तहरीक चलेगी जो हमने पहले से अनाउंस किया था, जो 5 तारीख को भी था, 5 अगस्त को भी। फिलहाल हमारी यही तहरीक चलेगी। बैरिस्टर साहब, जाहिद गशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो 2 माह के अंदर जो है वो मेडिकल बुनियादों पर मुल्क से बाहर जाने के हवाले से कोई खबर चल रही है, तो क्या इस किस्म का कोई बात हुई या कोई मामला हुआ? देखिए, जाहिद गशकोरी साहब अच्छे इंसान है, मैं लेकिन और अच्छे लिखते हैं, लेकिन बात दरअसल है, मैं समझता हूँ उनकी सोर्स ने सही नहीं कहा है। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, मैं हर उस बात की तरदीद करता हूँ, नफी करता हूँ कि कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि खान साहब कभी राजी भी हो जाए बाहर जाने के लिए। खान साहब 2 टोक कह चुके कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान में रहूंगा, मेरा जीना भी इधर है, मेरा मरना भी यहाँ है, लेकिन जब तक जीऊंगा खड़े होकर के इंशाल्लाह ताला जीऊंगा, लड़ूंगा और पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब की जानशीन जो है वलीमा खान बन चुकी हैं, तो क्या अब पार्टी को वो लीड कर रही हैं? नहीं, देखो, ये उनकी राय होगी, अपनी राय होगी। अलीमा खान या खान साहब की बहनें जो है वो फकत अपने भाई के लिए आ जाती है और बहनें हैं और बहुत अच्छा काम करती है, हर तारीख भी आती है, वो सफ़र भी हो चुकी है, उनके बच्चे सफ़र हो गए, उनके कारोबार सफ़र हो गए, उनकी फैमिली सफ़र हो गई, वो खुद बड़ी सफ़र हो गई, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, सर्दी और गर्मी हर वक्त वहाँ मौजूद होती है, वो सिर्फ अपने भाई के खातिर है। उन्होंने कभी भी पार्टी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की है, न वो कोर कमेटी के मेंबर है, न पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर है, न लीगल कमेटी की, न एथिक्स कमेटी की, न अलायंस कमेटी की कोई मेंबर है, ना कभी उन्होंने कोई डायरेक्शन हमें भेजी है, बिल्कुल नहीं। और हम जब उनके सपोर्ट के लिए जाते हैं तो हम सपोर्ट के लिए जाते हैं, इजहार यकजहती के लिए जाते हैं। उसने कभी भी पार्टी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज हुआ जो अलीमा खान साहिबा पर अंडा फेंका गया है। अब बुशरा बीबी की जो बहन है वो कहती हैं ये डॉट कनेक्ट करें तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप क्या समझते हैं ये किसकी जानिब से हुआ और क्यों हुआ? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा अफसोसनाक है, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने उसकी मजम्मत की है। ये पहली मरतबा है कि खान साहब की फैमिली को किसी ने डायरेक्टली फिजिकली अटैक किया है। ये जिस भी मोटिव से था, जिस भी बंदे ने किया था, जिसने भी इंस्टिगेट किया, गलत हुआ है, किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। इससे हालात खराब हो जाते हैं, इससे तशवीश बढ़ती है, इससे दूरियां पैदा हो जाती है। खान साहब की फैमिली आती है खान साहब के लिए और उसकी बड़ी सारी दुनिया इज्जत करती है। कुछ लोग शरारत करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ऐसे शरारती कामयाब नहीं होंगे। लोग चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ न जाया जाए, लोग चाहते हैं कि टेंशन बढ़ता जाए, लोग चाहते हैं कि हालात मजीद खराब हो। हम नहीं चाहते किसी सूरत ऐसे हालात खराब हो। देखो, उसने भी बड़े उसका मुजाहिरा किया, बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, कभी उनको एक लफ्ज तक नहीं कहा, बल्कि उसने लोगों को कहा बैठ जाए, कुछ नहीं होता, खैर है, खैर है। तो ये बड़ी बात है, लेकिन हमें उस पर जरूर तशवीश है। खान साहब की फैमिली की प्रोटेक्शन होनी चाहिए और ऐसे वक़ूए जो है हर हाल में मना हो कि कोई ऐसा आइंदा ना हो। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, इख्तलाफ राय होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जिस किस्म की सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या वो इख्तलाफ राय इमरान खान की रिहाई में रुकावट बन रहा है? और दूसरा, जिस किस्म की कारकर्दगी आपकी, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, देखिए, इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है और हमारी पार्टी में तो सबसे ज्यादा इख्तिलाफ राय इसलिए आ जाता है कि हम कोई डिक्टेटोरियल और किंग पार्टी नहीं, और लोगों को हम नहीं मना करते हैं कि आप बात न करें, लेकिन जिस भी मौजू पे वो बात करना चाहते हैं वो करते जरूर है। इख्तिलाफ राय जरूर है, लेकिन हमारी इख्तिलाफ राय आपस में वो खान साहब की रिहाई में कोई रुकावट नहीं। आपने देखा है खान साहब की केसेस हम कंटेस्ट कर रहे हैं, 200 केसेस थे, फिर 5 दिन में 3 केसेस में सजाएं हुई, 45 साल की सजा दी गई। जनवरी में अभी 17 जनवरी को सजा हो गई, 17 जनवरी से अब सितंबर आ गया, 8 महीने में खान साहब का केस नहीं लगा। और
खान साहब का केस जो है वो लगा नहीं, और खान साहब की केस कोई और भी केस होता तो अभी तक बुशरा बीवी का केस लग चुका होता, वो बाहर आ चुकी होती, खान साहब का केस लग चुका होता, उस पर कोई फैसला आ चुका होता। हम कोर्टों में जाते हैं, कोर्टों का सहारा लेते हैं, रिजर्वेशन अपनी जगह, बट हम कहते हैं हर जगह जाएंगे, खान साहब की रिहाई अगर होगी तो आईन कानून के मुताबिक होगी, और कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद कैसी सूरत हाल है, लेकिन एनीवे पर उम्मीद फिर भी है, मायूस नहीं है, इंशाल्लाह ताला हमें एक दिन तो रिलीफ मिलेगा। बैरिस्टर साहब, ज्यादा पुरुमीद कहाँ से हैं? एहतजाज आप लोगों ने किया, नहीं कामयाब हुआ, मुज़ाकरात आप लोगों ने जनवरी में हुकूमत से किए, नहीं कामयाब हुआ, उसके अलावा इस्तीफे आप लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद हुकूमत पर दबाव नहीं आ रहा या बात नहीं हो रही, तो उम्मीद है कहाँ से आपको ज्यादा? देखिए, उम्मीद मायूसी नहीं होनी चाहिए, मायूसी गुनाह है, और सियासी कुव्वत है और सियासी पार्टियां, खासकर खान साहब, वो कभी मायूसी पे मायूस नहीं होते, वो स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं, अवामी सियासत पे बिलीव करते हैं, अवाम की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ है, और वो हर वक्त अवाम की तरफ वो देखते हैं, और पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अवाम ही की राय, अवाम की भी एक अदालत है। लेकिन हमें ये उम्मीद जरूर है कि हमारे क्रिमिनल केसेस है, क्रिमिनल केसेस में अदालत हमारी सुनवाई देगी, अगर वो जज आईन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनकी वो हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अदालतों से जरूर इस बात पे है कि अगर आईन कानून के मुताबिक उन्होंने फैसले किए तो जिस तरीके से बाकी को इकदा के केस में रिलीफ मिला है, खान साहब के केस में भी इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। बैरिस्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि हुकूमत का रवैया थोड़ा सा तो तब्दील हुआ, वज़ीर आज़म साहब बार बार आपको मुज़ाकरात की दावत देते रहे, राना सनाउल्लाह 2-4 जगह कह चुके कि बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान के जो पैगामात सोशल मीडिया पर आते हैं वो तो सख्त से सख्त होते जा रहे हैं, तो ये मामला किस जगह दरमियानी सतह पर तय हो सकता है या होगा? नहीं, देखिए, हुकूमत ने, आपकी बात दुरुस्त है, हुकूमत ने जरूर कोई ये एक आध मरतबा पे हमें कहा है कि मुज़ाकरात हो, लेकिन हमने कहा है कि ये तो ज़बानी जमा खर्च के तौर पे ये हमें कह रहे हैं। खान साहब ने तो उससे पहले ऐलान किया था, जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, खान साहब ने कहा बात होनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल पार्टी के जरिए से भी खान साहब ने कहा था कि अचकज़ई साहब के प्लेटफार्म से अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कंटेक्ट हो सकता है तो जरूर हो, और इसके बाद भी खान साहब ने ये कहा था कि जी कमेटी बनाई थी, लेकिन ये हुकूमत हमें एक मुलाकात खान साहब से नहीं करा सकी। ये हुकूमत ही है जिसकी वजह से हमारी कन्विक्शनें हो रही हैं, डिस्क्वालिफिकेशनें हो रही है, पार्लियामेंट से उनको निकाला जा रहा है, शिबली साहब को निकाला गया, उमर अयूब खान साहब को निकाला गया, जरताज गुल बीबी को निकाला गया जो हमारी पार्लियामेंट्री लीडर थी, हामिद रजा साहब को निकाला गया जो हमारे चेयरमैन थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो अगर माहौल बेहतर बनता, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा सितंबर 2024 में जिस वक्त पार्लियामान से MNA साहिबान के अरेस्ट का वाकया हुआ था, तो द नेक्स्ट डे एक कमेटी बनी थी, और वो कमेटी स्पेशल कमेटी थी, उसमें पार्लियामेंट में मौजूद हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह उसमें मौजूद थे। मैं भी उसका मेंबर था, अचकज़ई साहब भी थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, एजाजुल हक साहब भी थे, सारे लोग इसमें मौजूद थे, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने अपने पार्टी को। और हमने उसमें यह तय किया था कि पार्लियामेंटेरियंस के इश्यूज को सबसे पहले बुलाए, उनको प्रोटेक्शन दे, उनके फैमिलीज को प्रोटेक्शन दे, माहौल ऐसा बनाए जिससे पार्लियामान चले। ये वो रेजोल्यूशन थी असम्बली की जो हमने यूनानिमसली पास की थी हुकूमत के साथ मिलके, और उमर अयूब खान साहब इस रेजोल्यूशन को लेके आए थे। उस रेजोल्यूशन पे जब कमेटी बनी तो कमेटी की चेयरमैनशिप मेरी कोशिश थी कि अगर ये अचकज़ई साहब के पास हो या हामिद रजा साहब के पास हो, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अपोजिशन के पास हो, लेकिन इन एनी केस उन्होंने वो अब चेयरमैनशिप दे दी खुर्शीद शाह साहब को। लेकिन 3 मीटिंग्स के बाद फिर सारी के सारा जो डील है वो उन्होंने 26वीं तरमीम पे मरकूज रखा। उस कमेटी ने कोई एक भी मीटिंग नहीं की। फिर हमने एक सब कमेटी बनाई कि रूल्स को कुछ बनाओ ताकि पार्लियामेंटेरियंस को तो पता हो कि कहाँ पर हम स्टक है, कहाँ पर डेमोक्रेसी नाकाम हो रही है, कहाँ तक पार्लियामेंट जो है आगे नहीं चल पा रही, कहाँ पर हम कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, कहाँ है जो हमें एक दूसरे से जुदा कर रहा है बजाय इसके कि हम इकट्ठे हों। लेकिन आज तक कोई मीटिंग नहीं हो सकी। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर वो कमेटी अपना पावर एक्सरसाइज करती, वो कमेटी सही बनती, वो कमेटी पार्लियामेंटेरियन को इशू को देखती, वो कमेटी पार्लियामान में मौजूद इश्यूज को उठाती और उसको रिजॉल्व करती, तो आज हम इस नया नहज
ना पहुंच चुके होते। अच्छा बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब के बयान देखें, वो सख्त हैं, उसमें कोई नरमी नहीं है। जो अपोजिशन लीडर आप लोगों ने अनाउंस किया, महमूद खान चज़ई साहब, उनकी 2 दिन पहले की आप ट्वीट्स देखें तो वो भी काफ़ी सख्त हैं। तो इस माहौल में कहाँ जाकर आपसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्योंकि जो बयानात जो आप लोग मुंतखब कर रहे हैं या जो बयानात पार्टी की तरफ से आ रहे हैं वो सख्त हैं, तो उम्मीद फिर ना रखी जाए कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात इस वक्त हो नहीं रहे। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर कोई स्टेटमेंट है वो सख्त है, सख्त स्टेटमेंट जो है सियासत में चलता ही रहता है कि एक दिन सख्त स्टेटमेंट आ जाती है, दूसरे दिन ना भी आती। तो खान साहब के साथ तो हम हमेशा से कह रहे हैं कि जी आप मुलाकातें करें, ज्यादा कराए, ज्यादा बार बार मुलाकातें हो, लीडरशिप की मुलाकात हो, वकला की मुलाकात हो, फैमिलीज की मुलाकात हो। जहाँ सख्त स्टेटमेंट आएगी वहाँ अच्छी स्टेटमेंटें भी होगी। और खान साहब तो हमेशा कह रहे हैं क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान इंडिया का स्टैंड अप हुआ तो खान साहब ने जेल से अंदर उनका पैगाम यही था कि हमने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। एक जबान होकर खड़ा है, फ्लड आ जाता है, कुछ भी और आ जाता है तो खान साहब पाकिस्तान ही की आवाज लगाते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आड़े नहीं आने चाहिए। जहाँ तक चकज़ई साहब का ताल्लुक है तो फिलहाल तो हमने जो है उमर अयूब खान साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनका स्टे चल रहा है कोर्ट में। और हम ये समझते हैं कि आईन के मुताबिक आर्टिकल 62-63 के मुताबिक अगर कोई कन्वेक्ट भी हो जाता है तो मेरे लिए कन्वेक्टेड पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता, क्योंकि आईन में तरमीम कर गई है 18वीं तरमीम पे। फिर लॉ में जो इलेक्शन एक्ट है उसमें चेंजेस हुई थी 2017 में। पहले इलेक्शन एक्ट 1976 में 26वीं किस्म की कन्वेक्शन थी। अगर एक बंदा सिंपल कन्वेक्ट हो जाता वो भी डिस्क्वालीफाई होता था, लेकिन बाद में ये चेंज किया गया कि नहीं, सिंपल कन्विक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। कन्विक्शन उस सूरत होगी जब कन्विक्ट हुआ हो कोई बंदा मॉरल टर्पिट्यूड ऑफेंस के, और वो ऑफेंसेस होते हैं जो सेक्सुअल होते हैं, जो हरासमेंट के होते हैं, जो ड्रग ऑफेंसेस होते हैं, ना कि इस किस्म के ऑफेंसेस। दो ये ऑफेंसेस जैसे भी है और जिस भी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इससे बालातर हो कि ये देखना कि क्या ये ऑफेंस मॉरल टर्पिट्यूड का है कि नहीं। हम समझते हैं कि ये मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस नहीं थे, लिहाजा हमारे पार्लियामेंटेरियन की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती थी। और ये मैटर अगर होना था तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था, हमें सुनना था, फिर हमारा नोटिफिकेशन होता। हम कोर्ट में जाते तो एक अलग बात होती। इसलिए हमें जो आइसोलेट किया जा रहा है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास वो स्टे है, कोर्ट ने सही सुन करके हमें स्टे दिया हुआ। देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की क्या सिचुएशन है। वो खान साहब का जो फैसला होगा वो हम सबको हमेशा कबूल रहता है। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, ज़ाती तौर पर इलेक्शन के बायकॉट के हवाले से आपकी क्या राय थी? देखिए हमारा राय यही है कि खान साहब का जो फैसला आ जाता है वो हम मनवाना हम एक्सेप्ट करते हैं, और खान साहब की राय बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इस पे फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने भी किया था। बाय एंड लार्ज हमारा यही कंसेंसस था, यूनानिमसली फैसला हुआ था कि वो सीटें जो हमसे मैंने अभी आपको तफसील बताई कि ये हमारी सीटें थी, गलत डिस्क्वालिफिकेशन पे ये सीटें खाली करवाई जा रही है। तो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन चूंकि नहीं बनता था और कोर्ट ने भी स्टे इसलिए दिया कि ये नहीं बनता था, लिहाजा हम कह रहे हैं कि ये हमारी सीटें, हमारे कैंडिडेट जीते हुए थे, जीते हुई सीटों का इलेक्शन नहीं होता, तो हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लेकर के हमने बॉयकॉट का फैसला किया। और ये भी फरमा दीजिएगा, अभी तो तसलसल की बात हो रही है, हुकूमत को देखा जाए तो कभी अमेरिका में मुलाकात होती है, अभी चाइना में काफ़ी पजीराई मिली शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो कोई कंसर्न नहीं है और किसी मुल्क की जानिब से कहीं जिक्र भी नहीं किया गया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आपके जो कंसर्न्स थे उनको दूर किया जाए। कंसर्न नहीं, हमारे क्या कंसर्न बेसिकली तो यही है कि हुकूमत की तरफ से मीडिया में खबर आई है। एक वजीर साहब ने कहा तसलसल का फैसला होगा, दूसरे वजीर साहब आ गए, राना साहब ने कहा कि तसलसल का फैसला है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ऐसा फैसला हुआ नहीं, और राना साहब तो मीटिंग में ही नहीं थे। जब उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है तो मैं नहीं समझता इस पर कोई कमेंट्स करना चाहिए इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जो या आने वाले दिनों की हिकमत अमली है उस पर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक आम मामले के बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की कैफियत बरकरार है। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी है। दरिया सतलज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी, कई बंद टूट गए, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। पंजाब के दरियाओं में सैलाब से नुकसानात 49 अमवात, तकरीबन 39 लाख अफराद मुतासर, जबकि PDM में पंजाब की जानिब से यह आदादोशुमार जारी किए गए। शदीद सैलाब से मुतासरा इजला में 415 रिलीफ कैंप्स और 466 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए।
गए। सिंध के दरियाओं में भी पानी की सतह बढ़ने लगी है। 7 से 9 लाख क्यूसेक पानी के मुमकिन सैलाब के लिए तैयार रहना होगा। वजीर आला सिंध की जानिब से यह बयान सामने आया। इतवार से बुध तक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में बारिशों की पेशनगोई भी की गई है, जबकि पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत भी सामने आया। वस्ती और जनूबी पंजाब में चावल की फसल का तकरीबन 60%, कपास का 35% और गन्ने का 30% जाया हो चुका है। फौरी हिफाजती इकदाम ना किए गए तो सिंध भी तबाही से दो चार हो सकता है। जबकि इस खत में यह भी कहा गया कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए फौरी रिलीफ का ऐलान करे। जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस रिलीफ के हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, मुल्तान के हवाले से अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या बताया जा रहा है कि ये फ्लड किन किन इलाकों को मुतासर कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं गुजारिश करूंगा कि मुल्तान के अंदर हमारे 2 जगह हैं जहां पे फ्लड ने गुजरना है, और एक हमारा है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर हेड मोहम्मद वाला, जहां पे लोगों का बड़ा कंसर्न है कि आया ये ब्रीच होगा या नहीं होगा, और दूसरा हमारा शेर शाह का मुकाम है। मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये डिसीजन जो है ना, ये एक्सपर्ट कमेटी है जिसमें कंसर्न्ड इरिगेशन के लोग होते हैं, हाईवे के लोग होते हैं, रेलवे के लोग होते हैं। ये फैसला करते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स के, जो कि लिखे पड़े पैरामीटर्स हैं कि आया हेड मोहम्मद वाला का क्रिटिकल लेवल क्या है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर को तो नुकसान नहीं होगा, हमारी एम्बैंकमेंट्स को तो नुकसान नहीं होगा। इसकी बुनियाद पे फैसला किया जाता है। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, हेड मोहम्मद वाला और जो शेर शाह है, वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो अभी हमें अलाउ नहीं कर रहे कि हमारे ये चीज़ें सेफ हैं, तो हमें यहाँ पे ब्रीच नहीं करना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मुल्तान के अंदर हमने सबसे ज्यादा इवैक्यूएशन करवाई है। तकरीबन को 3,66,000 लोग हैं जिनको रिवर बेड के अंदर से नकल मकानी की गई है। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस पे हमने 26 रिलीफ कैंप्स बनाए हैं, जहां पे कुछ तकरीबन 4,000 के करीब टेंट्स भी हैं, जहां पे उनको 3 टाइम का खाना भी मिलता है और बाकी जरूरी सहूलियात भी वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। उनके जानवरों को चारा भी मिलता है, वंडा भी मिलता है, उनको हेल्थ कवर भी दिया जाता है, और हमने उनके लिए स्कूल का बंदोबस्त भी किया है टेम्परेरी तौर पे कि जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं, अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको हम वो फैसिलिटी भी यहाँ पे दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक क्राइसिस है, तो इसको मिलजुल के हल करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो तमाम वसाइल हैं वो हम लगा रहे हैं ताकि लोगों को बेटर से बेटर सहूलियात दी जा सके। अच्छा आमिर साहब, ये फरमाइएगा, ये खबरें जो है या इत्तलात रात से गर्दिश कर रही हैं कि मुल्तान में शेरशाह के करीब जो टोल प्लाजा था उसके करीब बंद टूट गया है और राब्ता भी 2 शहरों का मुनक़ता हुआ है, तो इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? मैंने आपको इसीलिए गुजारिश की थी कि शेरशाह का बंद अभी नहीं टूटा। होता ये है कि दरिया के बेड के अंदर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बगैर किसी अप्रूवल के बंद बनाए होते हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में जिमीदारा बंद कहा जाता है। तो वो क्योंकि दरिया के अंदर बना होता है, बगैर किसी अप्रूवल के बना होता है और लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया होता है, तो वो बंद टूटते रहते हैं। उसको फिर मतलब लोग ये कहते हैं कि जी बंद टूट गया है। तो मैंने आपको इसीलिए शुरू में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जिसको शेरशाह बंद कहते हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि अभी इसको जरूरत नहीं है। हाँ, आवरली बेसिस पे चीजों को जरूर इवेल्युएट किया जा रहा है। जैसे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊंगा कि हेड मोहम्मद वाला में जो हमारा एक पैरामीटर है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा 3 पैरामीटर्स होते हैं और ये इरिगेशन के लिखे पड़े कवायद ज़वाबित हैं, उसमें एक पैरामीटर होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है उसका एक क्रिटिकल लेवल है। वो त्रीमू का और होगा, हेड मोहम्मद वाला का और होगा, शेरशाह का और होगा, सिदनाई का और होगा। तो हेड मोहम्मद वाला का सिर्फ मैं समझाने के लिए वो 417 है क्रिटिकल लेवल। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन को घंटा पहले वो कोई 413.39 है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जो पॉइंट है कि 412 से 413 ये तकरीबन कोई 9 से 10 घंटे लेता है। इस पे पानी की वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, किस फ्लो से आ रहा है।
जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि 413 ये 3 तारीख को रात को 8 बजे 413 हुआ है, अभी तक ये 414 पे नहीं गया, जबकि 410 से 411 में 7 घंटों में गया है, 11 से 12 7 घंटों में गया है, 12 से 13 तकरीबन को 12-13 घंटों में गया, अब 13 से 14 अभी तक नहीं हो रहा। तो ये चीजें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जब वो समझेंगे कि ये अब वो लेवल क्रिटिकल अटेन होने वाला है तो उससे पहले ब्रीचिंग के जो स्टेप हैं उसको ले लिए जाएंगे ताकि आबादियों को और नुकसान को कम से कम किया जा सके। आवरली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा आमिर साहब, ये फरमाइएगा, जैसे आपने बताया था कि 26 रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं तकरीबन, इसमें कितने लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके रखा गया है या कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, और ये भी बताइएगा कौन सी टेक्नोलॉजी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या निशानदही के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और साथ साथ ये भी बस फरमा दीजिएगा कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो अब भी रेड जोन में है जहाँ से लोगों को एवैक्यूएट किया जा रहा है। जी, मैंने गुजारिश की है कि हमने तकरीबन को 97% से ज्यादा इवैक्यूएशन मुकम्मल कर ली है। हो ये रहा है कि हम एक आबादी में, और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम इवैक्यूएशन की बात करते हैं तो रिवर बेड के अंदर की बात करते हैं, कि जो लोग रिवर बेड के अंदर अपनी चॉइस पे रह रहे होते हैं, वो सरकारी उनकी जमीनों के ऊपर भी रह रहे होते हैं और अपने मलकीती रकबे भी होते हैं। तो हमारे जो ऐलानात का है अमल वो आज से 2 से 3 हफ्ते पहले का शुरू हुआ है। लोग करते ये हैं कि 3 तरह की इवैक्यूएशन होती है। एक रीजनेबल नंबर, आप उसको मिनिमम भी अगर फिगर कहेंगे तो 30 to 40% लोगों के जो रिवर बेड के अंदर रहते हैं उनके रिवर बेड के अक्रॉस यानी कि सेफ प्लेसेस पे अपने घर होते हैं। जब पानी आता है तो वो खुद ब खुद शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने अजीजों कारब की तरफ चले जाते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास के दोनों ऑप्शन नहीं होते, वो हमारे रिलीफ कैंप्स के अंदर आते हैं, और हम उसकी इतला देने का अमल, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बार बार करते हैं। लोग करते ये हैं कि अगर किसी घर के 6 अफराद हैं तो वो 4 या 5 अफराद यानी कि खवातीन और बच्चे आ जाते हैं, और जो उनका मेल एक आध मेंबर है वो नहीं आता। अच्छा, वो इस वजह से नहीं आता, उसके मुख्तलिफ खदशात होते हैं। हमने इस दफा ये किया है, मुल्तान डिवीजन ने भी किया है और बाकी जगहों पे भी किया है, कि हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 2 चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक, जो लोग पीछे रह गए हैं उनको वापस लाने के लिए आइडेंटिफाई करके, दूसरा उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि आपके जो मकानात पीछे रह गए हैं, कुछ कीमती सामान अगर आप छोड़ आए हैं, जाहिर है जब वो इवैक्यूएट करते हैं तो सारा सामान नहीं ला सकते, तो उसकी हिफाजत के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया। हमारे सदर कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब मौजूद, और मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल मुल्तान के हवाले से है, वहाँ पर सैलाबी जो सूरत हाल है और रिलीफ के जो काम हैं उसके हवाले से तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और आम मामले के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम सामने आया जिसमें वो कहते हैं लगता है अमेरिका ने चीन के हाथों भारत रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम जारी किया गया। चीनी सदर के साथ भारतीय वजीर आजम मोदी और रूसी सदर पुतिन की तस्वीर शेयर की है। खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तबील और खुशाइंद और खुशहाल हो। ट्रंप का तंज भी सामने आया, जबकि 2 रोज कबल भी अमेरिकी सदर चीनी सदर शी जिनपिंग पर तंज भी कर चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचाएं, ट्रंप की जानिब से यह कहा गया था। ट्रंप का भारत पर भी पाबंदियां मजीद सख्त करने का इशारा सामने आया, जबकि भारत पर पाबंदियों का दूसरा तीसरा मरहला अभी बाकी है। ट्रंप का यह कहना है अमेरिकी टैरिफ का दबाव भारत ने घरेलू मसनूआत पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कम कर दिया है, जबकि साबुन से लेकर छोटी गाड़ियों तक टैक्स में कमी की गई। भारतीय वजीर खजाना की जानिब से यह बताया गया कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट पर अब 18% की बजाय 5% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आयद होगा। भारत में मक्खन, घी, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, कॉफी, चॉकलेट पर 5% जीएसटी होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट सामने आई जिसमें वो ऐसा लग रहा है दुख का इजहार भी कर रहे हैं और तंज भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो चाइना कार्ड खेला गया, जो एससीओ और मिलिट्री परेड और उसमें तमाम हथियार दिखाए गए,
उसकी ही डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच रही है? और क्या ऑप्शन रह जाते हैं फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास? हम देखते हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप बरसे इक़्तिदार आए हैं अपनी दूसरी टर्म में, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि फेंसिस को मेंड करें जब बात आती है चीन के साथ तक, क्योंकि चीन को उन्होंने दूर दूर तक पिछले 8 महीने में कोई टारगेट नहीं किया उस तरीके से, जबकि उनके पास प्रैक्टिकल मैयर थे इस हवाले से। हमने देखा जो टैरिफ का रजीम है, इसका पूरा टैरिफ का रैशनल एक सियासी तौर पे, उसके बावजूद उन्होंने उन्हें 90 दिन मजीद दिए कि आप इस पे सोच लें तो हम आपके साथ किसी मुआहदे के ऊपर पहुंच जाते हैं। उन्होंने चीनी तुलबा से बैन हटा लिया, हम देखते हैं, जबकि चीन भी रूस से तेल खरीदता रहा, लेकिन उसके हवाले से उन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जिससे चीनी मईशत को जो है धचका पहुंचे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, क्योंकि परेड के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया से डिफरेंट अपना लीडर्स को बुलाया हुआ था। तो चीन ने पोस्टर ये दिया कि ये ग्लोबल साउथ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एंटी वेस्ट है, जबकि हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कैस्टिगेट कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं नाटो को, यूरोपीय यूनियन को और अपने जो भी हलीफ थे अमेरिका के रवायती तौर के ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के साथ फ्रांसिस मेंट करना चाहते हैं, लेकिन चीन चूंकि एक पिछले 20 से 30 साल का हम देखते हैं उनका बयानिया किस तरीके से वो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के अंदर वेस्ट की जो हेजमनी है उसको चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज को हमें उतना ही देखना चाहिए जितना ट्वीट के अंदर है। अच्छा उस्मान साहब, यहाँ पर एक चीज आपको क्या लगता है कि एक बुनियादी चीज जो पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दे दिया गया है, आपको लगता है कि ये हो गया है? क्योंकि अगर हम तिजारत की तरफ देखें और जीडीपी की तरफ देखें तो अमेरिका अभी भी 29 पे है, चाइना अभी भी 19 है। बहुत से ऐसे मामला हैं जिसमें पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट या कारोबार के हवाले से अमेरिका अभी आगे है। मेरे ख्याल में मैं ऐसे एक बड़ी जो है ना, आप कह लें कि एक छलांग जुस्त के अपना तौर के ऊपर देखता हूं कि डेफिनेटली उस तरफ बढ़ रहे हैं। ताकत का महवर नो डाउट ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट कर गया है, लेकिन कह देना कि पूरा मल्टीलैटरलिज्म का सिस्टम खत्म हो गया है और अब यूरोप अमेरिका जो है या मगरिब मुकम्मल तौर पे बैकफुट पे चला गया। मेरे ख्याल में वी आर रीडिंग टू मच इनटू दैट। अभी उस तरह की सूरत हाल क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया का मीडिया जो है उस साइड के ऊपर है तमाम। अभी भी देखते हैं हम सॉफ्ट पावर के असूल भी, डेमोक्रेसी भी, ये चीज़ें। तो अवाम के अंदर भी जो दुनिया की अवाम है वो भी मेरे ख्याल में उतने शायद तैयार नहीं है एक ऐसे मॉडल को अपनाने के लिए जिसके अंदर मीडिया जो है उसका फ्रीडम नहीं है, ह्यूमन राइट्स के जिसके अंदर मसाइल हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है ग्लोबल साउथ ने साबित कर दिया है। और चाइना मेरे ख्याल में जिस वक्त उसने, टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे वक्त में चीनी ड्रैगन जो है उसने ये शोकेस किया है जब खित्ते के अंदर दूर दूर तक उसके मफाद को टारगेट करने के लिए अमेरिका के लिए कोई पायदान मुयस्सर नहीं है। इवन इंडिया के हवाले से अगर हम देखते हैं तो एशिया पैसिफिक में वो उसे स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस के तौर पे देखते थे चीन। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया उन्हें स्ट्रेटेजिक कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपके हवाले से कन्फ्रंट्रेशन का, तो ताइवान को भी मैसेज एक चला गया और इंडिया के हवाले से भी। रशिया से मुतल्लिक उनकी पॉलिसी, वो हमेशा क्या करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिसी है। वो पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते। अभी भी देखते हैं सार्कास्टिक टोन के अंदर उन्होंने अपना ट्वीट किया है, अदरवाइज तो रेड कारपेट रोल आउट करते नजर आते हैं। और जेलेंस्की के साथ जो उन्होंने किया, जो मगरिब के साथ किया और नाटो की फोर्सेस अपना हिस्सा निकालने की बात की, तो हमें प्रैक्टिकल बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जहां तक मेरी नजर से गुजरी एससीओ के मौके पर रशियन प्रेसिडेंट की तकरीर, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा चाइना का शुक्रिया अदा किया कि वो यूक्रेन वॉर को खत्म करवाने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं, या इंडिया का जिक्र किया, उसमें अमेरिका का जिक्र नहीं किया। तो फिर रशिया और अमेरिका और फिर अलास्का की मुलाकात के बाद पुतिन की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई थी। तो रशिया और अमेरिका के रिलेशंस अब किस सतह पर खड़े हैं? इससे कबल हम न्यूक्लियर वॉर का बयान दोनों की तरफ से सुन चुके हैं, आप दोजें करीब पहुंचा दी गई थी। लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप, आप उस मीटिंग के अगर की टेकअवेज देखें तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं उन्हें। डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो रशिया जो है वो यूक्रेन के वो 20% हिस्से को छोड़े। उन्होंने जेलेंस्की के साथ गुफ्तगू करते हुए भी जो नक्शा प्रेजेंट किया उसमें भी 20% जो है उस पर ऊपर रेड लाइन है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप अगली दफा हमारे पास आए दिसंबर में, हमसे मुलाकात करें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग है। तो मेरे ख्याल में दोनों ने कोशिश की है कि एक दूसरे को माइलेज दें, और पुतिन भी नहीं चाहते कि वो कोई इस तरह का सैंक्शन का रजीम जो है, मगरिब जो चाहता है अमेरिका को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ महाज खड़ा करना, तो मेरे ख्याल में डिफ्यूज किया उस सारे मामले को पुतिन ने भी है। और ट्रंप भी नहीं चाहते कि यूरोप की कीमत के ऊपर वो रशिया के साथ ताल्लुकात को खराब करे। तो डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट एक ऐसी दुनिया जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा किया गया था 1945 के बाद, जो उसूलों की बुनियाद के ऊपर था, ट्रंप उससे पीछे हट गए हैं। उस स्पेस को पुर करता नजर आ रहा है चीन, बीजिंग है। और मेरे ख्याल में चीन और रशिया जो है पिछले 20-30 साल से इस पॉलिसी पे कारबंद थे। प्रॉब्लम आता है इंडिया का। इंडिया को बड़ा होमवर्क करना है इस हवाले से, क्योंकि वो 25 साल से जो बाई पार्टीजन सपोर्ट अमेरिकन गवर्नमेंट्स की तरफ से मिल रही थी, डेमोक्रेट्स की तरफ से, रिपब्लिकन की तरफ से, उसके हवाले से बड़ी प्रॉब्लम आई। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी भी बड़े कार्ड्स हैं इंडिया को टारगेट करने के लिए। अगर मैं नाजरीन को यहां पे बता पाऊं
उन्होंने क्वाड्रिलेटरल मीटिंग कैंसिल कर दी, टैरिफ का रजीम वहां के ऊपर इंपोज कर दिया। उसके अलावा उन्होंने H1B वीजा रजीम जो है उसको कहा है कि हम दोबारा से रीशेप करेंगे, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको टारगेट किया गया। 4 साल के लिए उन्होंने इंटरनेशनल तुलबा जो हैं उनको बुलाने से मुतालिक लिमिट कर दी है उस फ्रेमवर्क को, जिसमें इंडियन स्टूडेंट टारगेट हो सकते हैं। उसके अलावा वो वहां के ऊपर इन्वेस्टमेंट के फ्लो को कम कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को कहा कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ के ऊपर ना लगाएं। उसके अलावा इंडियन कंपनी हाई टेक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो अमेरिका की है उस तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उस चीज को भी एग्जीक्यूट करना चाहे, उस साइड से भी है। उसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो है लोहा गर्म है, हमें हिट कर देना चाहिए कि इंडिया जिस तरह असैसिनेशन क्लब का मेंबर है, इसने वेस्टर्न यूरोप के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा और अमेरिका के अंदर सिख कम्युनिटी को जिस तरह टारगेट कर रहे हैं और कत्ल करने के लिए स्टेट के ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहा है, और BLA के हवाले से भी पाकिस्तान को इस केस को अमेरिका के सामने रखना चाहिए और इंडिया के लिए रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जहां पर आप इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात मान जाएगा या वो प्रॉपर सामने आकर खड़ा होगा? क्योंकि जो इकदाम भारत इस वक्त कर रहा है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ के दबाव में भारत ने घरेलू मसनूआत पर गुड एंड सर्विसेज टैक्स कम कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरा कन्फ्रंट करने के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, और वो डोनाल्ड ट्रंप की वो ABC कोई भी प्लान ले आए वो दब नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप से। जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया जो है वो हमने देखा कि वो कन्फ्रंटेशन के लिए अपना पोस्चर जो है उस तरीके का शो केस कर रहा है अपना अमेरिका के हवाले से, क्योंकि उसने कहा मैं रशिया से मजीद तेल भी उठाऊंगा, जो डेफिनेटली डोमेस्टिकली उनके लिए बड़ा जरूरी है, अदरवाइज इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेयरी और लाइफ स्टॉक में वो अमेरिकन इन्वेस्टर को स्पेस दें, जो इंडिया देने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं तो मोदी जो है इलेक्शन जो है हार सकते हैं बिहार का, जो कि नवंबर के अंदर होने वाला है। तो बड़ा मुश्किल है कि इंडिया उस तरीके से लेवरेज दे है, और उसकी बड़ी रीजन भी जो है बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी वक्त इंडिया को मजीद टफ टाइम दे सकते हैं, और इंडिया भी इस चीज के ऊपर खड़ा है कि हमें अपनी आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू लेट और टू लिटल है, क्योंकि वो अगर रशिया की तरफ बढ़ते हैं तो रशिया उन्हें उस तरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता सिवाय वेपन है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का उस्मान साहब। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो बदल रही है, इसके अंदर हमें ये चीज वाजे हो रही है कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो वो जो वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा वो SCO के बाद की सूरत हाल के मुताबिक होगा कि कौन किसका अलाय होगा और कौन क्या डिसीजन लेता है इस मौके पर। अब आने वाले कुछ महीने ही हमें वाज़े तौर पर इस सूरत हाल को बताएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।